हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि CAPF AC 2023 में फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन को विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सिंगल टॉपिक है, सिंगल पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, कोई ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है, हर एक डायमेंशन को डीप में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास का पूरा स्लाइड जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर 2023 में जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन को विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग कवर करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन अर्थ। देखो ये क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, इसमें कोई समझाने लायक ऐसा है नहीं। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो कि क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। तो चलो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। बाकी देखो, अगर एबंडेंस का बात करोगे तो एक सीरीज़ है, जैसे कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है ना, 46.6% होता है। देखो ये फैक्चुअल है, इसमें कोई बताने ऐसा है ना कॉन्सेप्ट है नहीं। उसके बाद सिलिकॉन आता है, इसका नोटेशन भी याद रखना है। ठीक है, किस सिम्बॉल से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है 27.7% है अर्थ में। एल्यूमिनियम है, उसके बाद आयरन आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि बोले गए हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, टेबल को थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज कहाँ पे जो है कहाँ पे मिलता है, कौन से सीज़न में मिलता है, कौन से फॉरेस्ट एरिया में मिलता है, ये पूछे गए हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट का नाम दिए गए हैं, तो बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 के हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है कि टेम्परेट फॉरेस्ट दिया हुआ है। देखो टेम्परेट फॉरेस्ट में वही टाइप के जो है फॉरेस्ट या फिर एनिमल या फिर प्लांट स्पीसीज देखने को मिलेगा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मिलना है। सनलाइट के साथ यहाँ पे टेम्परेट जो आ रहा है उसको टॉलरेट भी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछे गए हैं कि ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड ऑप्शन है कि डिजर्ट एंड सवाना एरिया। सवाना एरिया मतलब ड्राई एरिया को ही बोलते हैं सवाना एरिया, जहाँ पे जितना भी प्लांट देखने को मिलेगा पैचेस में देखने को मिलते हैं सवाना ग्रासलैंड में। ठीक है, तो डिजर्ट एरिया है, सवाना है, यहाँ पे कैक्टस हो गया है ना, जो कि ड्रॉट रेसिस्टेंस होते हैं, है ना, जो कि ड्रॉट को रेसिस्ट कर सके हैं या फिर टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकते हैं, वैसा यहाँ पे स्पीसीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलता है डिजर्ट एरिया में, सवाना एरिया में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर आर्कटिक एंड अल्पाइन एरिया, ये एरिया जो है पोल साइड एरिया को बोलते हैं, है ना। आर्कटिक एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, मिनिमल टेम्परेचर होता है, जहाँ पे पूरा कोल्डर एरिया देखने को मिलता है, आइसी सरफेस देखने को मिलता है। अब खुद सोचो कि आर्कटिक एरिया में डाइवर्सिटी होगा क्या, नहीं देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएंगी। फिर जो एक बचा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। क्यों कि एक तो ट्रॉपिकल एरिया है, सन का रेडिएशन आ रहा है ना, टेम्परेट एरिया हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब इवोपोरेशन होगा, इवोपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल होगा, और रेनफॉल होने के साथ साथ टेम्परेचर भी आ रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से कहें यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी एरिया देखने को मिलता है, डाइवर्सिफाई एरिया यही को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बाकी जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के बारे में, इसी को ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर, तो ये जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलो बाकी नोट्स के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, जो बता रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है नोट्स के फॉर्म में, जो कि टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है जो कि ड्रूमलिन के बारे में पूछे गए हैं। इसके बारे में यहाँ पे रिफ़र कर रहे हैं कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रूमलिंग इज़ करेक्ट। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है जिसे अपने को आंसर करना है। जो ये ड्रूमलिन है ये एक्चुअली ये फीचर्स हैं, जैसे कि एरिया को देखोगे, प्लेन एरिया को देखोगे तो इस तरीके से ऊपर उठा हुआ फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर उठा हुआ फिर नीचे, इस तरीके से एक चीज़ जो है एक प्लेन एरिया में ऐसा फीचर्स बन जाते हैं, है ना। इस तरीके से जो है फीचर्स यहाँ पे क्रिएशन हो जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रूमलिन बोलते हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ स्ट्रीम लाइन, है ना, स्ट्रीम वे में बहुत लंबा में स्ट्रीम लाइन हिल माउंटेड
बाउंडेड है इन द ग्लेशियर डिप्ट ऑन द टिल प्लेन। टिल प्लेन में ही ये चीज़ देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है ड्रूमलिन के रेस्पेक्ट में। ना तो ये रिवर है, ना तो ये सेंट्रल यूरोप में देखने को मिलता है, और ना ये नैरो रोड है। यहाँ पे रोड कुछ नहीं है, ठीक है। ये है कि स्ट्रीमलाइन हिल माउंटेड मतलब होता है कि ऊपर उठा हुआ, ठीक है। इन दी ग्लेशियर ड्रिफ्ट ऑन दी टिल प्लेन, ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। बाकी इसी के बारे में क्या है ड्रूमलिन, ये और अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसको भी एक बार रेफर कर सकते हो। देखो ये ड्रूमलिन है, यहाँ पे इमेज है इसका, इस तरीके से देखो पैचेस में बना हुआ है ना स्ट्रीमलाइन टाइप, इसको हम लोग ड्रूमलिन कंसीडर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट एंड द लिंक टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये बताना है। तो इसका आंसर है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द नदर्न अटलांटिक सी रूट। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। ये कनेक्ट करते हैं दो रीजन को, नॉर्थ अमेरिका ईस्टर्न कोस्ट से यूरोप जो वेस्टर्न कोस्ट है, इसको ये जो है कवर करते हैं। अब कैसे पहचानेंगे आंसर को, तो देखो यहाँ पर नदर्न अटलांटिक सी रूट है, ठीक है। बाकी ऑप्शन जैसे कि मेडिटेरियन इंडियन ओशियन सी रूट, अब खुद सोचो यहाँ पे मेडिटेरियन और इंडियन ओशियन सी रूट बोल रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है क्या, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर कैप ऑफ गुड होप सी रूट है, फिर नदर्न पैसिफिक सी रूट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो इसका आंसर जो है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट हो जाएगा, जो कि ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट को यहाँ पे कनेक्ट करता है। मेजर अगर पोर्ट का बात करोगे तो लंदन हो गया है, फिर लिवरपूल हो गया है, रॉटरडैम हो गया है, हम्बर्ग हो गया है ना, लिस्बन हो गए। तो इस तरीके से इसका कुछ मेजर पोर्ट्स हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि बिगेस्ट पोर्ट में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 73 की पूछे गए हैं क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन इट द चेंज इन दिस सीजन ऑन अर्थ। जो अर्थ में सीजन चेंजेस देखने को मिलता है ना, पहले क्या आ गया, सर्दी आ गया, उसके बाद गर्मी आ रहा है, फिर बरसात आ रहा है। इस तरीके से जो सीजन चेंजेस देखने को मिलता है अर्थ में, किसके वजह से मिलते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा जो कि टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। देखो अर्थ है ये अपने एक्सिस में टिल्ट है थोड़ा। अब टिल्ट होने की वजह से क्या होता है कि एक चीज़ है कि सन का एक तो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। अब रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये इस फेस में है, यहाँ पे है, फिर कुछ टाइम के बाद इस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक्सिस इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं अर्थ, उसको रिवॉल्यूशन बोल देते हैं, और इसी के थ्रू जो है यहाँ पे सीजन चेंजेस देखने को मिलता है, क्लियर। फिर सेकेंड ऑप्शन है बी की रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब देखो यहाँ पे जो अर्थ है अपने एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, तो अपने एक्सिस में रोटेट करेंगे तो यहाँ पे डे और नाइट का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे देखो ये हो गया सन, सन का रेडिएशन जहाँ तक पड़ेगा वहाँ पे दिन होगा, लेकिन जिस एरिया में नहीं पड़ने वाले हैं यहाँ पे अपने को नाइट देखने को मिलेगा, क्लियर। अब देखो अर्थ जो है अपने एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक्सिस में ये रोटेट कर रहे हैं, तो जहाँ पे नाइट है ये रोटेट होके कहाँ पे आ जाएंगे, दिन वाले एरिया में आ जाएंगे। तो जहाँ पे नाइट था वहाँ पे दिन हो जाएंगे, और जहाँ पे दिन था वहाँ पे नाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रोटेशन से यहाँ पे हमें डे और नाइट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सी ऑप्शन है कि रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन। देखो मून पहले बात तो रिवॉल्यूशन करता है अर्थ का, है ना, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना। अब अर्थ के साथ जो है सन का चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ पे जो है हमें सीजन चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन है कि इंट्रैक्शन ऑन द अर्थ विथ अदर प्लानेट। इंट्रैक्शन कर रहे हैं अर्थ विथ अदर प्लानेट, इससे जो है सीज़न कैसे चेंज होगा, वो तो अदर प्लानेट है। फिर ये जो है अर्थ अदर प्लानेट है, वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का गैसियस सिस्टम, सरफेस टेम्परेचर, हर चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता है जिससे सीज़न चेंज हो सके। तो इस रेस्पेक्ट में 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, और ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 75। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट ऑप्शन तक पहुँचना है। तो देखो पहला ऑप्शन है कि मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट बीनीथ द सी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमें क्या लगता है कि जो माउंटेन है जो कि लैंड एरिया में है
वही बस इसमें पूरा रिलीफ फीचर बनाते हैं, है ना। जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लाटू हो गया है, ठीक है। और जितना भी कास्ट टोपोग्राफी बन रहा है वो लैंड एरिया में तो है, इसके साथ साथ जो है सी एरिया में भी देखने को मिलता है। सपोज करो ये लैंड एरिया हो गया और ये पूरा सी एरिया हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं अबाइसल प्लेन, ठीक है। सबसे नीचे एरिया को जहाँ पे ओशियन का फ्लोर होता है इसे हम लोग बोलते हैं अबाइसल प्लेन। अब अबाइसल प्लेन में भी हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे भी होता है। जस्ट लैंड एरिया में बस वोल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिलता है, उसके साथ साथ जो है ओशियन में, ओशियन के जो फ्लोर है, सरफेस है, वहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। तो उससे क्या है, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया है ना, या फिर गट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है ना, या फिर आइलैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है लैंड है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी है, ये हमें ओशियन के सरफेस में भी देखने को मिलता है। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है कि सम माउंटेन चैन आर रिवील एज अ आइलैंड आर्क। देखो क्या होता है कि ये माउंटेन है ना, वोल्केनिक इरप्शन से माउंटेन बना, तो कई वोल्केनिक इरप्शन इतना एक्सप्लोजिव होता है कि ये ओशियन का, सपोज करो ये सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया, तो इसके ऊपर भी आ जाते हैं, है ना, इसके ऊपर भी आ जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और इसी से क्या बन जाते हैं, जैसे कि ये कट होना स्टार्ट होते हैं तो एक समय ऐसे आता है कि यहाँ तक ही बस रह जाते हैं, तो यहाँ से आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, आइलैंड बन जाते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है कि द मिड ओशियनिक रिज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट माउंटेन चैन। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। देखो ये मिड जो ओशियनिक रिज बोले हैं, ये होता कैसे है, देखो ये हो गया प्लेटें, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटें हैं, है ना, जैसे कि साउथ अमेरिकन प्लेट अलग है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लेट हैं। तो ये जो दो प्लेट क्या है, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। अब एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ पे हमें तनाव देखने को मिलता है, एक टेंस देखने को मिलता है। इसी को हम लोग जो है मिड ओशियनिक रिज बोल रहे हैं, जहाँ से ये दोनों का डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि मिड अटलांटिक रिज बोल सकते हो, ये भी एक एग्जाम्पल है यहाँ का। क्लियर है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ है कि द मिड अटलांटिक रिज राइज 33 मीटर अबाव फ्लोर ऑफ द अटलांटिक, ये बोले हैं। द मिड अटलांटिक रिज राइज 33 मीटर अबाव द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक। अटलांटिक का फ्लोर अभी तक कोई काउंट ही नहीं कर पाए हैं, कितना मतलब नीचे डेप्थ तक है, और ये बता रहे हैं कि 33, अगर काउंट भी किए होंगे तो 33, बस 33 मीटर, ये कोई लॉजिक नहीं है ना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो 75 का 1, 2, 3 ऑप्शन बस सही है, जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्लियर, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ग्रासलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड है, जैसे कि प्रेरिस है, स्टेपीज है, पंपाज है, ये टाइप्स है ग्रासलैंड का। अब हमें जो है इसका लोकेशन बताना है, बस कहाँ पे ये जो है देखने को मिलता है। तो जो पेरिस का बात करोगे, ये नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड है, नाम है टेम्परेट ग्रासलैंड पेरिस, वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। फिर जो स्टीपीज है ये यूरेशिया में देखने को मिलता है। क्लियर। फिर पंपाज जो है साउथ अमेरिका है का है, साउथ अमेरिका का है। फिर जो वेल्ट है, वेल्ट जो है साउथ अफ्रीका का है। तो इस रेस्पेक्ट से इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। जैसे देख लो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करोगे तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगा, सूटेबल होता है वीट के लिए, कॉर्न कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखो, जैसे कि ग्रेट प्लेन हो गया यूएसए का। साउथ अमेरिका में हम लोग पंपाज बोलते हैं, ग्रास लैंड ही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, वही यहाँ पे पूछे गए थे। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट बोले हैं कि द पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम प्रोपोर्शनेटली लेसर। देखो ये ऑप्शन तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है खुद अपने आप में। कैसे? सबसे पहले ये बताओ पॉपुलेशन एजिंग किसको बोलते हैं। पॉपुलेशन एजिंग मतलब वृद्ध स्टेट को बोलते हैं, है ना, ओल्डर एज को बोलते हैं। क्लियर है। तो ओल्डर एज का ज़्यादा होना
जब ओल्डर एज ज़्यादा होंगे तभी पॉपुलेशन का एजिंग होगा, मतलब पॉपुलेशन एज देखने को मिलेगा। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे तो लेसर बोले हैं तो ये ऑप्शन तो क्लियर गलत हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन एजिंग का मतलब है ऐसा कंट्री जहाँ पे जो एजेड पॉपुलेशन है ना, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जो वृद्ध स्टेट के लोग हैं, है ना, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये बताओ क्यों देखने को मिलते हैं? तो ध्यान देना, जितना भी एजिंग पॉपुलेशन है मोस्टली जो है हमें डेवलप कंट्री में देखने को मिलता है। क्यों डेवलप कंट्री में? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लो, हेल्थ का स्टेटस अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा होता है ना। इसके चलते क्या है, वहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जापान का, एक डेवलप कंट्री है, यहाँ पे पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, प्लस जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा है। इसके थ्रू क्या है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। चलो सेकेंड ऑप्शन है कि इन मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्री द पॉपुलेशन इज़ हायर एज ग्रुप हैज़ बीन इंक्रीज, जैसे कि अभी बताया। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला यहाँ पे गलत है, सेकेंड सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है, पॉपुलेशन एजिंग क्या होता है ये समझ आ गया। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि पॉपुलेशन एजिंग रिफर टू इंक्रीज इन दी प्रोपोर्शन ऑफ द एल्डरली पीपल। यूजुअली हम लोग 60+ 65+ के जो पीपल होते हैं इसको कवर करते हैं। ठीक है, समझ आया ये चीज़। नेक्स्ट 92, ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिस्को डज नॉट रन अक्रॉस। कहाँ से ये जो है रन नहीं होता है? अगर लोकेशन पता हो, ठीक है, जैसे कि अल्टाई रेंज हो गया, इन सब का माउंटेन है ना, यूराल माउंटेन, ओब रिवर है, तो इसका अगर लोकेशन पता हो तब ये क्वेश्चन को इजीली जो है हैंडल कर पाएंगे। क्लियर है, तो ये कहाँ से नहीं बहता, इसका जो है कहाँ से नहीं जो है रन होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी हो जाएगा, कैकासस जो माउंटेन है। अब इसका लोकेशन पहले बात पता हो तब तो हम लोग समझ पाएंगे कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ से जो है रन हो रहा है। क्लियर, तो 92 का ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में भी लिखा गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कनेक्टिंग यूरोप रशिया टू द रशियन फार ईस्ट। रशियन का लोकेशन देखोगे ईस्ट से वेस्ट में बहुत लंबा है ना, टाइम जोन इसका भी डिफरेंट है, जो कि मॉस्को से व्लादिस्को है यहाँ तक पूरा कवर करते हैं। 9289 किलोमीटर ये कवर कर रहे हैं ना, बहुत लंबा है, इसलिए तो बोले वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है। और यहीं से शायद क्वेश्चन पूछे होंगे, लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का इसलिए, जो कि 7 डे नॉन स्टॉप ये कंटिन्यू चल रहा है, पूरा वीक में यही चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। एक बार क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ है उसका थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू ले लेते हैं। इससे क्या है, ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है किसके लिए लाए गए थे? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉपुलेंट है, इसके लिए लाए थे, पॉल्यूटेंट जो है। ठीक है, द स्टॉकहोम कन्वेंशन एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है ना, डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट फ्रॉम द डेंजरियस परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये कवर हो गया, बाकी इसके बारे में डिटेल में और लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें जो है ब्रीफली यहाँ पे कवर करना है। फिर जो मिनामाता कन्वेंशन है ये मरकरी के रेस्पेक्ट में आया था। ठीक है, इसका भी मेन मकसद था जितना भी ह्यूमन हेल्थ है से रिलेटेड इशू है उसको प्रोटेक्ट करना, प्लस इन्वायरमेंटल रिलेटेड जितना भी इशू है उसको प्रोटेक्ट करना, मिनामाता कन्वेंशन। क्लियर है। फिर ये जो है इसका पर्पस वही है कि रिड्यूस करना, ठीक है, रिड्यूस करना जितना भी ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड इशू है उसको, प्लस इन्वायरमेंट। उसके बाद जो बेसल कन्वेंशन हुआ था ऑन द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ द हजार्डियस वेस्ट, जितना भी हजार्डियस वेस्टेज है उसका जो ट्रांस मूवमेंट हो रहा है, ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट हो रहा है उसको रिड्यूस करना, ये इसका मेन एम था। फिर जो है रॉटरडैम कन्वेंशन जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसका एम था कि प्रमोट करना शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव ट्रेड इन हजार्डियस केमिकल। तो एक जो है बेसिक हम लोगों ने ओवरव्यू लिए हैं इसके बारे में, इसका डेफिनेशन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे हैं उस हिसाब से, बाकी तो ये पूरा नोट्स के फॉर्म में अपलोडेड है ही है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन में, क्योंकि बेसिक हमें समझ आ गया जितना क्वेश्चन में पूछे हैं। देखो पहला ऑप्शन है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए लाए गए थे, अभी डिस्कस किए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक
पॉल्यूटेंट्स के लिए लाए थे। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद जो मिनामाता कन्वेंशन है इसके लिए लाए गए थे बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन मरकरी। ठीक है, मरकरी से रिलेटेड जितना भी इन्वायरमेंटल ह्यूमन इशू हो रहे हैं, है ना, ह्यूमन हेल्थ से इशू हो रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है, रिड्यूस करना है, ये इसका मेन एम थे। फिर बेसल कन्वेंशन आया था जो कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रहा है, जो हजारियस वेस्ट है या फिर देयर उसका जो डिस्पोजल है, तो इसको रिड्यूस करना है, रोकना है, इसके लिए बेसल कन्वेंशन हुआ था। फिर जो रॉटरडैम कन्वेंशन है ये हजारियस केमिकल के रेस्पेक्ट में हुआ था। क्लियर है, तो सीधा सा इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। समझ आया, 95 का जो आंसर है ये डी हो जाने वाले हैं। क्लियर है, यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे कि पीओपी है, ठीक है, पीओपी मतलब क्या है, देखो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होता है ये, है ना, जो कि ये केमिकल सब्सटेंस हम लोग कंसिडर करते हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वायरमेंट में ही रह जाते हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्यूमुलेट करते हैं, फिर ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी कर सकते हैं, जैसे कि डीडीटी हो गया, है ना, पीसीबी हो गया, डायोक्सिन हो गया, ये कुछ इसका एग्जाम्पल रहा। क्लियर है, तो बेसिक हमें पता होने के साथ साथ थोड़ा डीप में भी कवर करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहने वाले हैं फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है कि बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड हैं। अभी हम लोग इसी के बारे में डिस्कस किए हैं, तो इसका आंसर तो क्लियर आ जाना चाहिए। तो क्या है इसका आंसर, मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जितना भी पॉपुलेशन हो रहा है और उससे रिलेटेड जितना भी पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, जो पार्टिकल्स हैं, उसको यहाँ पे मैनेजमेंट करने के रेस्पेक्ट में लाए गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यही तक क्वेश्चन थे, है ना, 2023 में यही तक क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोगों ने कवर किए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।